नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आजकल सच बताते हैं तो आप तक जाने में लोग बाधा बन जाते हैं। शब्दों को भी पकड़ने लगे हैं क्योंकि सेंसरशिप है साहब। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसके घर में उसके बच्चों को खिलाने हमारे साहब गए थे, फकीर साहब। ये मस्क ने कहा भारत में सेंसरशिप है। तो यहां पर अगर हम कुछ बताने लगेंगे, टैरिफ जैसा कुछ लिखने लगेंगे, ट्रंप जैसा लिखने लगेंगे, तो आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाए। इसलिए आज इशारों इशारों में समझिए, लेकिन पहली लाइन तो साफ बता दें कि 4 घंटे में भारत में, अभी हम विदेश नहीं जा रहे, भारत 4 घंटे में 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 10 लाख करोड़। प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख करके जीरो काउंट करिएगा, फिर गौरव वल्लभ को बताएंगे हम लोग मिलजुल के। 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। और ये किसने किया है? अंधभक्तों के ताऊ को आप जानते हैं, मैंने पहले कहा ना कि आज इशारों में बताएंगे। अंधभक्तों के एक ताऊ हैं। जब से ताऊ आए हैं तब से अंधभक्तों को लगा कि वो ज्यादा सेफ हैं। उनके ऊपर एक और अभिभावक आ चुका है। तो अंधभक्तों के ताऊ जो बहुत दूर बैठते हैं अमेरिका में, उन्होंने ये सत्यानाश किया है। और सत्यानाश सिर्फ भारत में नहीं किया है, उनका है जैसे सर्वो भवन्तु भवन्तु सुखिनः, तो उनका है सर्वो भवन्तु नाशः। वो सर्वो भवन्तु सत्यानाशः, वो सबका सत्यानाश करते हैं, अपना विनाश, आपका विनाश, किसी को नहीं बख्शते हो। तो भक्तों के ताऊ ने सत्यानाश कर दिया है। और जो हमारे फकीर हैं, जिनका झोला कोई देख नहीं पाया है, फकीर इस समय बैंकॉक में है और डंका बज रहा है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप न्यूज चैनल खोलिएगा। पहली बार उन्होंने टिप्पणी की है वक्फ बिल पर कि जिनको, जो हाशिए पर थे, बहुत पीछे छूट गए थे, उनको भी मौका देने का काम कर रहे हैं। बैंकॉक से बैठ के मौका देने का काम कर रहे हैं। अब पता नहीं हाशिए पर कौन थे, किसको मौका नहीं मिला है, जिसको मौका दे रहे हैं। यहां दे रहे हैं, बैंकॉक दे रहे हैं, भगवान जाने भाई, ऊपर वाला जाने, क्योंकि डायरेक्ट उनके टच में है वो मोदी जी। खैर, हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले हेमंत अत्री जी को जोड़ लेते हैं। आज हमसे देरी हुई है, क्षमा कीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आप। सबसे पहले मैं दिखा दूं ताकि लोग यकीन कर लें कि हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। ये देखिए, 9.5 लाख करोड़ स्वाहा, सेंसेक्स 800 अंक से अधिक लुढ़का, टाटा स्टील और ओएनजीसी में भारी गिरावट। ये टाटा स्टील, ओएनजीसी सब आप लोग जानते होंगे, भारत में ही है, सब भारतीय कंपनियां हैं। अमेरिका के बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट, 800 अंक टूटा सेंसेक्स, निवेशकों में मची हाहाकार। अब ये निवेशक कौन है? ये हमारे आपके बीच के हैं। हाहाकार मची है हेमंत भाई, हाहाकार मची है। लेकिन ये हाहाकार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है किसी चैनल पे। मैं लगातार ये चर्चा करने से पहले कई चैनल स्विच किया, देखता नहीं हूं, लेकिन चैनल चेंज किया कि देखें कहीं पर भी देश में हाहाकार मची है तो कहीं पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह जा रही है कि नहीं जा रही। किसी को परवाह नहीं है। इसीलिए मैंने एक बार जब कहा था, आप नहीं कहा कि रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो एक तुरंत आया 1.5 रुपया कमाने, कहा कि अच्छा नीरो बंसी बजा रहा था, तारीख डेट बताओ। तो हम कहे साहब आप तो माफ करो। अब खैर आ जाते हैं मुद्दे पर। 4 घंटा गुजरा है, सुबह सुबह सेंसेक्स, मतलब जैसे ही मार्केट खुला 4 घंटे में 10 लाख करोड़। इस अमाउंट का आकार हमको लगता है हमारे देश में समझना भी बड़ा मुश्किल है कि कितना बड़ा अमाउंट है, कितना ह्यूज अमाउंट है ये 10 लाख करोड़। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं। नवंबर दिसंबर से जब से मार्केट टूटना शुरू हुआ, 91 लाख करोड़ रुपए मार्केट टूट चुका था। 91 लाख करोड़। और आज तो एक ही दिन में 10 लाख करोड़, 4 ही घंटे में 10 लाख करोड़ रुपए। क्या है भारत का भविष्य? क्या है भारत का भविष्य? ताऊ, पापा, चाचा सब मिलके क्या करने वाले हैं हेमंत भाई? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आज का जो ये शेयर मार्केट का आपने जिक्र किया, इसका अंदाजा तो हम जब परसों बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा कि परसों जब हमने चर्चा की कि ट्रंप जो घोषित करने वाले टैरिफ, उसका असर 48 घंटे में दिखेगा, क्योंकि उन्होंने आधी रात के बाद वहां पे अनाउंस किया। हाँ। तो एग्जैक्टली वही चीज होगी। बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर तो अभी एक्चुअल तो नुकसान अभी दिखा नहीं है, अब तो बिल्कुल इनिशियल है। जो आपने जो बात की है वो 800 पॉइंट गिरा है। और अगर आज आप शेयर मार्केट को देखेंगे ओवरऑल,
तो क्या क्या गिरा है आज की तारीख में? आज हिंदुस्तान का सारा फार्मा सेक्टर बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है, ध्वस्त। ऐसे ही आईटी सेक्टर का बेड़ा गर्क है, स्टील बेड़ा गर्क, मेटल जिसको आप बोलते हैं, और ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स, क्योंकि भाई ने तो ये कह दिया कि अमेरिका के अंदर दुनिया से कोई भी गाड़ी आएगी, कोई भी ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट आएगा 25% सीधे सीधे। तो ये 5 सेक्टर आज कंप्लीटली हिंदुस्तान के ध्वस्त है। 800 पॉइंट्स आपको वैसे दिख रही है मार्केट, हकीकत में आपने बिल्कुल ठीक कहा, 9.5 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच का ऑलरेडी वैल्यूएशन घट चुका है। पिछले 9:15 बजे मार्केट खुलती है जैसे आपको पता है, और अभी 1 बजे के आसपास का समय है। तो इस दौरान में जो आपने ओवरऑल देखा, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। एक्चुअल गजब देखिए, बेशर्मी जिसको आप कहते हैं ना, शर्मनिरपेक्षता, एक तरफ ये हो रहा है, अमेरिका के अंदर नास्डाक जो इसका अपना आईटी का इंडेक्स है, अमेरिका के अंदर नास्डाक कल शाम को 6% गिरा है अकेला, 6%। S&P 5% गिरा है, डू जोन्स 6% गिरा है। और इंडिया के अखबारों में क्या छपा है आपको पता है? जो देश का सबसे विश्वसनीय अखबार है, उसमें आज छपा है, कमाल देखिएगा, हमारा चीन से आधा टैरिफ, इलेक्ट्रॉनिक व फार्मा में हमें 2 लाख करोड़ का लाभ। सोचिए, हमें लाभ 2 लाख करोड़ का लाभ, और सारी शेयर मार्केट इंडेक्स जो है, आईटी जो फार्मा इंडेक्स है, वो फ्लैट पड़ा हुआ ऑन दिन। अखबार का जो देश का सबसे भरोसेमंद, सबसे बड़ा बिकने वाला, सबसे विश्वसनीय, उसकी फ्रंट लीड स्टोरी है ये, टॉप कहो तो मैं दर्शकों को दिखा भी दूंगा कि पढ़ लिया होगा। नहीं, दिखा दो, आप दिखाओ, ये लोगों को तो देखना। ये मैं पता नहीं आपको, ये फुल कर दो भैया, हेमंत भाई को फुल करिए, फुल करिए। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, हाँ, चीन से आधा टैरिफ, इलेक्ट्रॉनिक व फार्मा में हमें 2 लाख करोड़ का लाभ, रातों रात लाभ कमा लिया है भाई, बंटवाना शुरू करिए। हाँ, ये तो हो चुका। इससे आगे चलिए, ये तो हो चुका। ये इस देश की असलियत है कि लोगों को ना, तो उनको तो 100 करोड़, 144 करोड़ की आपकी आबादी, 100 करोड़ के पास तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो तो 5 किलो अनाज पे 83 करोड़ है, वो बताइए आपको। जो बाकी बच गए, आपने कहा हाहाकार, गलत शब्द प्रयोग किया आपने। हाहाकार पूरी दुनिया में है, भगतों में तो अब भी जय जयकार है, क्योंकि भगतों को तो आपने काम दे रखा है ना भाई। आप जब अब शुरू हुआ आपने कार्यक्रम किया, अभी देखिए इसमें 100 आ जाएंगे 2-2 रुपए वाले, और वो धुआंधार बैटिंग करेंगे, इसमें डेट पूछेंगे, फला पूछेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आज सारी तैयारी करके और समय से पहले शो कर लिया जाए, ताकि क्लैरिटी हो जाए। अब आपने कहा हिंदुस्तान में क्या हुआ, तो मैंने बताया कि 4 घंटे में 9.5 से 10 लाख करोड़ का स्वाहा हो गया। छोड़ दीजिए इस बात को। अभी तक भारत की तरफ से आपके जो डंकापति हैं, उन्होंने एक शब्द कहा है इसको लेकर के? किसी ने कुछ कहा है हिंदुस्तान की सरकार के अंदर? और कनाडा ने क्या किया आपको पता है? जैसे ही उन्होंने घोषणा की वहां पे टाऊ ने, उन्होंने तुरंत कहा 25% हमारी तरफ से, ये लीजिए इनाम। ठीक। उसके अलावा चाइना ने क्या कहा कि दादागिरी बंद कर दीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, किसी का लाभ नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। ठीक है। उसके बाद आज अगर आप पूरी वर्ल्ड की मार्केट देखेंगे, हिंदुस्तान की तो मैंने बताई आपको, आज आप कोई भी मार्केट उठा के देखिए, जापान का निक्केई आज 15% डाउन है, कल 4% डाउन था। जर्मनी का डीएसी, फ्रांस का 5% डाउन है। आप सोचिए हो क्या रहा है। और आशीष भाई, अगर सीधी शब्दों में बात करो, राष्ट्रवाद, मागा, आपके शब्दों में मीगा, विश्वगुरु, डंकापति, ये पूरा हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का फिनोमिना है। मागा, मीगा, ये सब जो आपने देखा था व्हाइट हाउस के, ये उस फिनोमिना का परिणाम है कि आज पूरा दुनिया ट्रेड वार के मुहायने पे नहीं, ट्रेड वार तो हो लिया, वो तो कर दिया उस भाई ने, ट्रेड वार हो गया, टेरिफ वार हो गया। अगला कदम जो इसका होता है वो होता है रिसेशन। और मान के चलिए कि पूरी दुनिया को मंदी की तरफ बढ़ा दिया है इस मागा और मीगा ने। चाइना ने अपना सारे के सारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो लगातार चाइना ने कर लिए थे, इसलिए आपने पिछले 2 दिनों में देखा चाइना के शेयर मार्केट में सबसे कम नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको तो जैसे ही संकेत मिलता है वो तो अपनी प्रिवेंटिव कवरेज को एक्टिवेट कर देते हैं। और उनका तुरंत हो गया। और आपने क्या किया? साधुवाद है, आपको सैल्यूट है। वहां पर उसने वो घोषणा करनी थी। आप नागपुर से आए थे दीक्षा लेकर के, वहां से आते ही आपने पहला काम क्या किया कि तुरंत वक्फ संशोधन विधेयक को रात को 12 बजे पास कराएंगे लोकसभा में। आपका तो स्टैंडर्ड है ना ये। वहां से आते ही आपने पहला फैसला ये किया, वरना तो ये था कि बिहार चुनाव के बाद कराएंगे। उसके बाद बिहार से वहां काम नहीं चला लोकसभा से। आज रात को सुबह 2 बजे, आज अर्ली मॉर्निंग में
उसको राज्यसभा से पास कराया गया। तो वहां हाहाकार है पूरी दुनिया के अंदर, और भगतों के अंदर जय जयकार है। इसलिए मैंने कहा आपको कि ये प्रायोरिटीज का मसला है। गारंटी मान के चलिए, जो भगतों का ताऊ है ट्रंप, वो अकेले अमेरिका का नहीं, जो मैं आप बार बार बात करते, जिस दिन से उसका इनॉग्रेशन हुआ था, आपको याद हो 20 जनवरी को अपन लाइव थे रात को, उस दिन से लेकर आज तक हम एक ही बात कह रहे हैं कि वो केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक आदमी होने जा रहा है। पूरे व्यापार के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, और हर वो चीज जो पिछले 50-60 सालों में दुनिया एक ऑर्डर में आई थी, उसको आउट ऑफ गियर करने वाला है। ये आप देख लीजिए, अमेरिका के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी। रही बात भारत की, भारत में जय जयकार है। आपने कहा डंकापति थैले वाले, वो देखिए कल से अपने बैंकॉक में है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। बिम्स्टेक की मीटिंग करने गए हुए हैं वो। अब मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो भगत जाने। लेकिन इतने क्रूशियल मौके के ऊपर, जब देश के अंदर इन सारी चीजों पर एक रिव्यू मीटिंग इमीडिएटली होनी चाहिए थी हाई पावर, उसको टैरिफ नीति का काउंटर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो। चाइना तो पहले ही बना के बैठा हुआ था। और देखिए, सबने रिएक्ट किया है पूरी दुनिया के अंदर। किसने रिएक्ट नहीं किया अभी तक? केवल भारत ने रिएक्ट नहीं किया, दक्षिण कोरिया ने रिएक्ट नहीं किया। तो आप दक्षिण कोरिया वाली कैटेगरी में आगे खड़े हो गए कि दे आर वेटिंग एंड वाचिंग। और क्यों? क्योंकि नहीं, अभी इसको लागू, एक मिनट, ये पता है इसमें इसमें कनेक्शन हो सकता है। हमने सुना है कि शायद किसी की ससुराल वगैरह वहां पे थी, कुछ कोरिया वाले मानते हैं, हो सकता हमारी हो पौराणिक सकता कथा के मुताबिक। हाँ, हो सकता है। तो दक्षिण हमारी कोरिया, किसी भगवान की किसी शायद ससुराल थी या कुछ था, कुछ ऐसा कनेक्शन जोड़ा है हमारे यहाँ लोगों ने। तो हाँ। हमारे यहाँ, क्योंकि 9 अप्रैल से लागू होना है, 8 अप्रैल की आधी रात से समझ लीजिए। तो उसमें क्या है कि केवल 3 देश चुप है अब तक। वो कौन कौन से देश है? भारत बिल्कुल चुप है, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको। क्यों? क्योंकि वो अब बैक बिहाइंड दी कर्टन्स काम कर रहे हैं कि कुछ रियायत हम इनको दे दें और कुछ ये हमें दे दे, और उससे कुछ मोल भाव हो जाए। और ट्रंप की पूरी टीम वहां पर क्या कह रही है? उन्होंने कहा है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसको रोल बैक करने का। किसी भी देश को डील करनी है तो पहले हमारे पास प्लान लेकर के आए। और आपकी प्लान गई हुई है बैंकॉक में। आपकी तो सारी प्लान बैंकॉक है। वन मैन आर्मी है आपकी। तो डेमोक्रेसी तो आप कहने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं ना। तो ये आपकी प्राथमिक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का सवाल है कि एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, आपका प्रायोरिटी थी वक्फ संशोधन बिल, फिर हो जाता वो। लेकिन चूंकि नागपुर से आए थे और धमाका करना था तो धमाका कर नहीं दिया। नहीं, प्रायोरिटीज गलत नहीं है हेमंत भाई, प्रायोरिटीज गलत नहीं है। मैं अभी आता हूँ, हम चलेंगे अमेरिका, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटीज की बात कर लें 1 मिनट में। प्रायोरिटीज गलत नहीं है, उसी प्रायोरिटी पे तो शासन कर रहे हैं भाई। 80 करोड़ लोग, 84 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो राशन पे खुश है ना। उनके लिए वो संतुष्टि है ना कि 5 किलो मोदी जी दे रहे हैं, वही मोदी जी का बड़प्पन है। मतलब राजा ने बांटा है आज, तो वही उनका सेटिस्फेक्शन है। तो प्रायोरिटी गलत कहाँ है? मैं तो कभी नहीं मोदी को, मैं कई बार गलती मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अपने आप को वो फील करता हूँ, बैड फील करता हूँ, प्रायश्चित करने का मन होता है कि मोदी को, जब हम मोदी पर कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं? जो ये देश चाहता है वही करते हैं। कल से, जब से वक्फ बिल पास हुआ है, मैं कुछ पोस्ट ऐसे देखा और तमाम लोगों की खुशियां देखा हूं। ऐसा लग रहा है, और तमाम चैनलों की, कि वक्फ खत्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि देश भर में 2-2 बीघा जमीन सबको मिल जाएगी। अब वक्फ वाली जमीन सबको 2-2 बीघा जमीन एक्स्ट्रा मिलने वाली है। जैसे 15 लाख करोड़ मिले थे, अब 15 लाख करोड़ रखा हुआ है, अब 2 बीघा जमीन मिलेगी, 15 लाख करोड़ लगा करके उस पे फार्म हाउस तैयार होगा। रेडी, काम रेडी। आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं चाहिए। मोदी जी ने पहले दिया था 2014 में ही 15 लाख, आप भी रखे होंगे। और अब 2-2 बीघा जमीन वक्फ वाला जो छीनेगा वो बटेगा सब में, तो बांट दिया जाएगा। मस्त रहो, क्या नहीं नहीं, परवाह है। आशीष एक चीज और जोड़ दूं इसमें। कश्मीर में 317 हटने के बाद प्लॉट भी तो लिए थे आप लोगों ने। सब खरीद लिए भाई, सबने खरीद लिया। कश्मीर कश्मीर में भी प्लॉट लिए सबने थे। खरीद। हाँ। जी। अभी तो थोड़ा गर्मी बढ़ेगी तो हम लोग वहीं श्रीनगर की वादियों से कार्यक्रम करेंगे, वहीं प्लॉट है हमारा भी, वहीं के श्रीनगर की वादियों से करेंगे कार्यक्रम, तब डिबेट वगैरह। ये देश ही झूठ पसंद करता है, नफरत में जीने का आदी होता जा रहा है, आदी होता जा रहा है। बिना नफरत के अगर खाना 2 टाइम ना मिले वो ठीक है, लेकिन अगर नफरत का डोज 2 टाइम नहीं मिला तो तड़पने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं लोग यहाँ के।
मैं देख रहा हूं ना कमेंट्स, आप देखो, जाओ सोशल मीडिया पर, कितना लोगों को तसल्ली मिली है, कलेजे को ठंडक मिली है, जो ना हिंदी मौखफ लिख पाते हैं, ना अंग्रेजी में लिख पाते हैं, ना उर्दू में, ना अरबी में, कहीं नहीं लिख पाते हैं, वो भी कर रहे हैं वक्फ, और वक्फ जानते भी नहीं है कुछ। उस सब जाहिलों को हम इसमें नहीं, हम भैया दर्शक उससे बहुत खुश हो, नाराज हो, हमें कोई वो नहीं करना है। यहाँ जाहिलों की फौज है और वो जाहिल सब खुश हैं। चलिए अमेरिका का जरा दिखाइए, एक और दिखा दीजिए। अमेरिका, ये जो ताऊ जी हैं क्या किए हैं, 2.4 ट्रिलियन डॉलर, ये डॉलर है, वो रुपया था, डॉलर है। मैं भी खबर देखा तो पहले कंफ्यूज हुआ कि भारत से कम नुकसान हुआ अमेरिका। 2.4 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर में मार ली कुल्हाड़ी, सच हुई रघुराम राजन की बात। अब हटा दीजिए, ये रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अंधभक्त इनको, मतलब इनको फूटी आंख नहीं देखना चाहते। मतलब ये कांग्रेसी हैं, चाइनीज एजेंट हैं, सब हैं। आज रघुराम राजन याद आए ये बताने के लिए, तब तक अभी भारत के 10 लाख करोड़ डूबे नहीं थे। ये कितने सिलेक्टिव हैं सब, तब तक भारत वाला 10 लाख करोड़ की खबर नहीं थी। तो अमेरिका के 2.5 ट्रिलियन डॉलर डूबे, तो अंधभक्तों ने अपने ही आंख की किरकिरी को चूम लिया। रघुराम राजन की भविष्यवाणी साबित हुई कि एक बार पढ़ करके बहुत सारे जो नहीं समझ पाएंगे कहेंगे देखो भारतीय ने किसी भविष्यवाणी कर रखी थी। रघुराम राजन की भविष्यवाणियां अगर आप पढ़ेंगे ना, और अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनियां पढ़ेंगे, तो मोदी जी के प्रति आपके मन में कितना प्यार उमड़ेगा, आप यकीन नहीं कर सकते। उन्होंने यहां तक 2024 मार्च में कहा था कि ये जो अर्थव्यवस्था को लेकर के अतिवाद दिखाया जा रहा है, ये बहुत गंभीर होगा भारत के लिए। और पॉलिटिशियन तो चाहते हैं, सत्ताधारी तो चाहते हैं कि ऐसा झूठा विश्वास लोगों में कायम होने लगे कि अर्थव्यवस्था बूम पर है। ये कहा था रघुराम राजन, हेमंत भाई। तो ताऊ जी का सिलसिला अमेरिका से शुरू हुआ, यहां तक पहुंचा है, इसलिए हम पहले यहां शुरू करके तब अमेरिका चल रहा है। इसका आशीष भाई, इसका क्या अभी अभी फिर, क्योंकि ये सब चक्कर है, घूमता है, ये ऐसे घूमता है। अभी और क्या क्या होगा? आशीष भाई, अमेरिका ने बीती रात, जो आज रात को गई है, परसों तो हम्म, जो हुआ था, परसों तो लेट नाइट में उसने अनाउंस ही किया था। जो हम्म, आज बीती रात गई है, उसमें अकेली एक रात में, हम्म, एक रात में जो आज रात को गई शेयर मार्केट में, 2.4 लाख करोड़ डॉलर, हम्म, 2.4 लाख करोड़ डॉलर। इसको अगर आप 85 से गुणा करेंगे, तो मुझे तो गुणा करना आता नहीं है, ना मुझे वो संख्या बतानी आती हम्म, है। इसको साधारण शब्दों में बता देता हूँ। भारत की जो सारी शेयर मार्केट है, हम्म, भारत की कंप्लीट शेयर मार्केट, हम्म, आज की तारीख में उसकी जो लाख कीमत है, वो 4 ट्रिलियन है। हम्म, 4 ट्रिलियन। और अमेरिका ने एक रात में 2.4 ट्रिलियन गंवा दी है। हम्म। अब आपको क्लैरिटी हुई संख्या की? दोबारा बता देता हूँ। 60%, 60%। भारत एग्जैक्टली के पूरे शेयर मार्केट का 60% रात भर में स्वाहा हो गया, उड़ गया भाप छह करके। छह- 6 बिजनेस आवर्स में, 6 घंटे में, 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर भारत की जो नेटवर्थ है, जो शेयर मार्केट की, उसका 60% एक रात में सवा हो गया। इसको थोड़ा सा और टेक्निकली बता देता हूं मैं, और आपको अर्थ के विशेषज्ञ नहीं है। यूएस की जो टोटल मार्केट का कैपिटलाइजेशन है, कुल मार्केट की जो शेयर मार्केट की लागत है, वो 47.68 ट्रिलियन डॉलर थी परसों, और आज वो 45.37 है। एक रात के अंदर 2.4 लाख करोड़ डॉलर, ये अमेरिका के अंदर एक रात का नुकसान है, नहीं भगतों नहीं, के एक ताऊ। एक एक भाषा में और बता दें कि अभी भारत की जो जीडीपी है, वो करीब करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। हाँ हाँ, जी जी। हैं? और तो 2.4 लॉस लूज कर दिया और ये 2.5 ट्रिलियन डुबा दिया एक रातें भर में। एक मतलब रात में। रात भर में मुझे लगता है कि वो जो सेवन सिस्टर्स हैं, या ऊपर कश्मीर नीचे केरल, अगर इन सबको छोड़ दिया जाए तो रात भर में पूरे भारत की इकोनॉमी ही, पूरे भारत की जीडीपी के बराबर वहां उड़ गया। जी, उड़ा दिया। हम्म, आगे चल हम्म, पड़िए। हम्म, अमेरिका में 16 मार्च 2020 को, इससे पहले एक हम्म, दिन के अंदर इतना नुकसान हुआ था, कोविड के टाइम, अगर आपको ध्यान हो तो। 16 मार्च 2020 के बाद आज आप बात कर रहे हैं 4 अप्रैल 2025 को। हम्म, 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट भगतों के ताऊ के एक फैसले पे, और भगतों के पापा की, जिस पर आवाज नहीं निकली आज तक, ना वाशिंगटन में निकली थी व्हाइट हाउस में, ना वहां से आने के बाद निकली, और ना अब तक निकली। एक रात के अंदर
ये इसकी हालत है। एक ही दिन में S&P 500 का जो था 5% डाउन हुआ यूएस का, डू जोन्स और नास्डैक 6%। और इसका सबसे बड़ा कारण देखिए क्या है, यूएस में जो भी आयात आएगा, जो भी कुछ आएगा, 10% तो उसके ऊपर फ्लैट लगा ही दिया भाई ने। 10% तो फ्लैट है। और उसके बाद कंट्री वाइज है, हर देश के ऊपर, जैसे भारत पे 26+1 27% है, चाइना पे 34% है, इस तरीके से यूरोप के अंदर 20% है। इस सारे को अगर आप देखेंगे, तो अगर इसको एक सेंटेंस में आपके स्टाइल में इसको सम अप करना हो, तो आपने क्या कहा था कि अमेरिका का लिबरेशन डे आने वाला है, यही कहा था ना हाँ कि 2 हाँ अप्रैल को अमेरिका का लिबरेशन डे होगा। तो अमेरिका की जनता की जो आबादी है वो 35 करोड़, तो उनकी जेबों से सारे डॉलर लिबरेट कर दिए भक्तों के ताऊ ने। सारे डॉलर जो थे वो मुक्त कर दिए हैं। अब सबकी जेब हमारे जैसी होगी। तो मोटे तौर पर जो अमेरिका के अंदर हुआ है, वो एप्पल जैसी कंपनी जो वर्ल्ड की नंबर 1 है उसके हिसाब से, वो उसके हिसाब से उस एप्पल और नाइक का एक रात में कैपिटलाइजेशन 15% डाउन हुआ है। ऐसे ही वहां की जितनी भी शेयर मार्केट की कंपनियां हैं, उन सब का, जो अपने क्या नाम आईटी की कंपनियां हैं, उन सब का बेड़ा गर्क हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो ओवरऑल सिचुएशन है, ये पूरी दुनिया को ना केवल टैरिफ वार, ना केवल रिसेशन, बल्कि एक खास तरह की अनिश्चितता में लेके जा रही है। ये आपका सो कॉल्ड मागा मीगा विश्व गुरु डंकापति फलाना जो भी कुछ, ये सारा आने वाले समय में इसकी क्या हालत होगी दुनिया के रोजगार पर, कंप्लीट मंदी का दौर आने वाला है अगर इस मामले को तुरंत रोल बैक नहीं किया गया। तो अनिश्चितता का दौर कंप्लीट होगा। चाइना ने तो खुलेआम कह दिया कि दादागिरी बंद कर दीजिए, इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला। लेकिन उसको समझाए कौन? वो भाई को तो उसकी तो इनकमिंग है ही नहीं, वो तो सुनता तो है ही नहीं किसी, केवल बोलता है। तो ये सारी स्थिति पूरी दुनिया का जो इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, पूरी अर्थव्यवस्था थी, उसको चौपट करने की दिशा में मतलब मुझे लगता है निर्णायक की तरफ बढ़ चुके हैं। और उसने अच्छा पहले ही कह दिया कि मैं वापस नहीं करूंगा। वापस नहीं हेमंत भाई, करेगा तो आप सोच सकते हैं। हेमंत भाई, एक क्लेरिफिकेशन इस देश के सारे भक्त चाहते हैं, मैं उनकी तरफ से आज पहली बार सवाल कर रहा हूँ। पिछला जो है रिसेशन, पिछली मंदी कब आई थी भारत में? उसी के टाइम, जो कोविड के टाइम में सारा नहीं हो गया था काम खराब। नहीं, कोविड के अंदर उसके पहले कोविड वाला तो छोड़ दीजिए। उस समय अगर 2008 आपको 2008 में पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी आई थी, मंदी आई उस थी। समय मैं यही पूछने वाला हूँ, क्योंकि 2008 मुझे पता है भक्तों के मन की बात, हम भी रहते हैं यहीं पर। 2008 की मंदी पूरी दुनिया में आई, भारत बच गया था। हाँ तो क्या ये सवाल भक्त नहीं खड़ा कर सकते हैं कि मंदी भारत के आसपास से नहीं गुजर सकती है? भारत नहीं, मंदी जैसे भारत को छूती है, झुलस जाती है, स्वाहा हो जाती है, खाक हो जाती है। बहुत साधारण शब्दों में बता देता हूँ आपको, लेमेन की भाषा में। भक्तों को तो समझ में नहीं आएगी, आपको और मेरे को तो पता है। बेसिकली क्या है, 2008 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, हमारी जो, देखिए, एक होती है फॉर्मल अर्थव्यवस्था जो अकाउंट्स के जरिए चलती है, बैंकों के जरिए चलती है। एक हमारी थी इनफॉर्मल व्यवस्था, छोटे कुटीर उद्योग, एमएसएमई जिसको आप बोलते हैं। और हमारी जो दादी ताई गृहिणी महिलाएं, में आप घर में और कहीं बचत के अपने कुछ पैसे अलग से रखते थे। वो कहने को तो वो काला धन है, क्योंकि फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत को अगर आपको याद हो, 2008 में बचाया ही काले धन ने था, जिसको आप कथित तौर पे काला धन कहते हैं। आप मुझे एक बात कहिए, घर पे भाभी जी हैं, भाभी जी हर महीने अपने खर्चे से बचा करके 5,000 7,000, अगर उनके पास 5-4 लाख रुपए बच गए मान लीजिए 10 साल के अंदर, उस पे तो सारे पे टैक्स दे रखा है अपन ने ऑलरेडी। वो काला धन कैसे हुआ? वो इसलिए आप काला धन कहते हैं ना उसको, कि वो घर पे रखा हुआ है, फॉर्मल उसका हिस्सा नहीं है अकाउंट का। तो वो बेचारी अपने बुरे वक्त के लिए रखती है, कहीं सोने के तौर पर, कहीं पैसे के तौर पर। जो आपने नोटबंदी की थी, उसने उस इनफॉर्मल इकोनॉमी को सदा के लिए तबाह कर दिया। इसलिए अब आपके पास मंदी से बचने का कोई उपाय नहीं है। माफ कीजिएगा, लिख के रख लीजिए इस बात की पर्ची आप। उस समय क्या था, आपकी माताओं के पास, बहनों के पास, परिवार में सोने के नाम पर, किसी चीज के नाम पर इनफॉर्मल कुछ पैसे पड़े होते। एमएसएमई बड़ी एक्टिव थी, उनका तो सारा काम आपसदारी में चलता है। आप स्कूटर में पंक्चर बनवाने गए, आप कब बिल लेते हैं? गाड़ी की सर्विस कराई आपने, कब उसके बिल लिए? ठीक है भाई, तो दैट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। उसको आपने नष्ट कर दिया, घरों में पैसा छोड़ा नहीं नोटबंदी करके। तो अब आप बचेंगे कहां पर? खरीदने की आपकी औकात नहीं बची। गोल्ड लोन अपने समकालीन सर्वोच्च स्तर पर है। क्या कह रहे थे चुनाव में, याद है आपको? आप भूल गए, कई बार भूल जाते हो आप, कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। सोने का रेट देखा आपने? सोना इज 92 92 92,000 रुपीज।
ले लो, आप जाओ खरीद लो सोना। किसने छीना मंगलसूत्र? आपकी नीतियों ने छीन लिया। इनफॉर्मल सेक्टर किसने बर्बाद किया? आपकी नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया। 500 का और 1000 का नोट बंद करके आप कौन सा नोट ले आए? 2000 का। ऐसे अर्थशास्त्री तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इतनी दुर्दांत प्रतिभा मोदी जी लाते कहां से? तो पूरे देश का जो आशीष भाई, जो इनफॉर्मल सेक्टर था हमारा, एमएसएमई जो था, जो बेसिकली रीड है, आप एक छोटी सी दुकान पे चले जाइए अपने पड़ोस के, वहां 2 बच्चों को रोजगार मिलता है, काम करते हैं। हलवाई की दुकान पे चले जाइए, 4 मिस्त्री काम कर रहे होते हैं। कहाँ है वो सारे? अब छोड़ दीजिए, नष्ट कर सारे दिए। हैं। खेती देख लीजिए, वो सारे 2 रुपए के ट्रॉल में बदल दिए बेचारे। कोई काम नहीं है, बुद्धि बची नहीं। महंगाई का जिक्र करते ही पिताजी नाराज हो जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, तो अब क्या फेवरेट सब्जेक्ट क्या रह गया? वक्फ, हिंदू मुस्लिम, बाबर, औरंगजेब, बताइए आप। यही इस देश में है ही है। इस देश में इसके अलावा बात करने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि मंदी की जब आपने बात की, काला धन की बात की, तो मैं तो आखिर में इतने कहूंगा, मैं मोदी जी की आइडियोलॉजी पे चलने वाला आदमी हूं। हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, और उनके मुताबिक सिर्फ 2 ही धन होते हैं, एक लाला धन और एक काला धन। जो लाला धन नहीं, वो सारा का सारा काला धन। और देश में सिर्फ 2 लाला, अंबानी और अडानी। सिर्फ 2 लाला हैं। तो जो धन या तो लाला धन या काला धन, या तो अंबानी अडानी का धन होगा और नहीं तो फिर काला धन होगा वो। ठीक है? तो इसके अलावा जो भी अंबानी अडानी की संपत्ति पूंजी के अलावा जो लोग भी थोड़ा बहुत रखे हैं, वो भी अपना-अपना निकाल करके सामने रख दें, नहीं तो सब काला धन हो जाएगा, गिना जाएगा। आने वाली है मंदी, इंतजार कीजिए। हम तो चाहते हैं ना आए, तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे बहुत पहले लिखा था एक कवि ने, बहुत बार मैं सुना चुका हूँ, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लेकिन मंदी बड़ा तेजी से आई बबुआ। बड़ी तेजी से आ रही है मंदी, उसके संकेत हैं। ये संकेत मैं नहीं बता रहा, ये हेमंत अत्री नहीं बता रहे। हम लोग अर्थशास्त्री नहीं है भैया, हम मोदी नहीं बन सकते कि हम ही अर्थशास्त्री बन जाएं, हम ही भौतिक शास्त्री, हम ही रसायन शास्त्री, और हम ही ये वाले शास्त्री भी, मंत्र वाले शास्त्री भी। सारे शास्त्री हम नहीं बन सकते। तो ये जो हम बता रहे हैं कि मंदी आ रही है, मंदी की आहट है, ये दुनिया के बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, अर्थशास्त्री बता रहे हैं। बस एक अर्थशास्त्री की मोहर नहीं लगी है, उसी वजह से मंदी घुस नहीं पा रही है। वो मंदी थोड़ा डरती है। वो अर्थशास्त्री बैंकॉक में है, लौटेंगे अभी, तो हो सकता है मुँह खोलें, हालाँकि मुँह उनका खुलना बड़ा मुश्किल है। मुँह खुलेगा तो सिर्फ इस देश को डिवाइड करने के लिए खुलेगा, बाँटने के लिए खुलेगा। अगर अंग्रेजों को पहले ट्यूशन मिल गया होता साहब का, तो 100 डेढ़ 100 साल हो सकता है भारत में और रह लेते। क्योंकि इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं बाँटा था, जितना जितना हमारे देश को साहब बाँट रहा है। इजाज़त दीजिए हमें, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई के साथ कल फिर हम आएँगे। नमस्कार।